हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोई अगर केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं तो उसको मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएं। कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो हमें रिएक्शन के साथ लिखनी होगी कि रिएक्शन जो है हमें आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो चलो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टू मेक रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव what we have to do. So very first point, that is we have to write physical state and of reactant and product. So we have to mention physical state of reactant and product. जो reactant है और जो product है उसकी physical state जो है, solid है, liquid है, gas है, ये आपको लिखना होता है। ठीक है, और बच्चों गलत नहीं लिखना है आपको अगर पता नहीं तो छोड़ दो, लिखो मत, लेकिन अगर पता है तो उसको आप श्योरली उसमें ऐड करोगे रिएक्शन में। ठीक है, मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको फिजिकल स्टेट पता नहीं है तो गलत मत लिखो, लेकिन अगर पता है तो यू शुड हैव टू राइट। ओके, चल, तो दूसरा जो पॉइंट है, इंडिकेटिंग हीट चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। सो पॉइंट बी कि आपको क्या लिखना है कि इस केमिकल रिएक्शन में हीट जो है वो उसका कुछ चेंज हुआ है या नहीं, मतलब हीट एब्सॉर्ब हुई है या इवॉल्व हुई है। ओके, या फिर उस रिएक्शन को रन करने के लिए कोई हीट जो है वो लगने वाली है, हम उस रिएक्शन को हीट करेंगे। ठीक है, तो वो भी हमें वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो सी पॉइंट, इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक प्लेस। सो सी स्टूडेंट कि हमें ये भी लिखना होता है कि ये रिएक्शन कौन से कंडीशन में रन हो रही है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने कोई रिएक्शन कर ली, उसको लग रहा है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, और वो लिख दी कहीं पे और मैंने 30 डिग्री मेंशन ही नहीं किया। अगर कोई दूसरा वहाँ पे आ जाता है और उसको भी वो रिएक्शन करनी होती है जो मैंने लिखी है, तो वो रिएक्शन कोई किसी भी डिग्री में वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उस रिएक्शन का जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है वो 30 डिग्री थे, इसलिए मुझे वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि प्रोडक्ट आपको अच्छा जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगा। राइट, तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है केमिकल रिएक्शन लिखते समय। ओके, तो आपको क्या क्या लिखना है बच्चों? आपको रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का स्टेट लिखना है। ठीक है, आपको जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है रिएक्शन के लिए वो भी लिखना है। आपको प्रेशर, अगर वहाँ पे कुछ प्रेशर मेंशन किया है कि कोई गैसेस है और उनको इन प्रेशर में आप कंबाइन कर रहे हो, तो वो प्रेशर भी हमें लिखना पड़ता है रिएक्शन लिखते समय। राइट, और एक पॉइंट यहाँ पे है कि टेम्परेचर तो हमने बात की, कौन से टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, प्रेशर की बात की, और एक पॉइंट है कि कैटलिस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको एक नया वर्ड यहाँ पे सीखने को मिलेगा जो कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, उसको कहते हैं कैटलिस्ट। ओके, तो कैटलिस्ट को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर पहले आप समझ लो कि आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है, फिजिकल स्टेट क्या है वो लिखनी है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। उसके बाद आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि क्या केमिकल रिएक्शन को हीट लग रही है होने के लिए, या फिर उस केमिकल रिएक्शन से हीट जो है वो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, ये भी लिखना है। ओके, उसके बाद आपको वो रिएक्शन जो है वहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कैटलिस्ट वो लग रहा है कि नहीं, ऐसा लिखना है। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं कि कैसे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के लिए ये सभी चीज़ें अप्लाई की जाती है। लेकिन उससे पहले मुझे मेंशन करना है कंसेप्ट कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होता है? देखो, the catalyst is the substance which does not take part in the chemical reaction. तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में वो पार्ट नहीं ले रहा है, वो आपको ना ही रिएक्टेंट साइड में दिखेगा ना ही प्रोडक्ट साइड में दिखेगा। ठीक है, लेकिन वो रिएक्शन रन होने के लिए उसकी ज़रूरत है। मतलब द सब्सटेंस, लिसन केयरफुली, द सब्सटेंस which does not take a part in chemical reaction, okay, but it presence enhance the rate of chemical reaction. उसका जो प्रेजेंस होता है वो केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है। बात समझ लो, उसका सिर्फ प्रेजेंस ही केमिकल रिएक्शन का क्या करेगा, स्पीड बढ़ाएगा। अंडरस्टैंड?
ठीक है, राइट। तो उसको आपको क्या करना है, एरो के ऊपर लिखना है। आई एम रिपीटिंग दिस वन, द सब्सटेंस विच नॉट टेक अ पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बट इट्स प्रेजेंस एनहांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, या फिर कोई रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हो रही है, उसको कम टेम्परेचर पे आपको करना है, तो ऐसा सब्सटेंस हम यूज़ करेंगे कि वो रिएक्शन कम टेम्परेचर में भी करवा सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैटलिस्ट, राइट। तो एक वर्ड यहाँ पे जो आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस which not take part in a chemical reaction but increase the rate of chemical reaction. Actually the catalyst is not consumed in the reaction, catalyst not consumed। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, उसका प्रेजेंस ही काफ़ी है रिएक्शन रन होने के लिए। द सब्सटेंस विच नॉट टेक अ पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन से कैटलिस्ट है, या फिर रिएक्शन जो हम देख रहे हैं इसमें अलग अलग टर्म्स, जैसे कि सॉलिड है रिएक्टेंट, लिक्विड है रिएक्टेंट, या गैस है रिएक्टेंट, टेम्परेचर कितना लग रहा है, प्रेशर कितना लग रहा है, क्या उसमें कोई कैटलिस्ट यूज़ किया गया है, ये सब चीज़ें हमें लिखनी होती है। तो उससे पहले मुझे आपको ये चीज़ बताना है कि सॉलिड, इसके लिए आपको एस लिखना होता है ब्रैकेट में, लिक्विड इस स्टेट के लिए आपको एल लिखना होता है ब्रैकेट में, और गैस इस स्टेट के लिए आपको जी लिखना होता है ब्रैकेट में। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए ये टर्म आप यूज करोगे फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलो एक केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हमें देखना है कि रिएक्शन जो है वो मोर इन्फॉर्मेटिव हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक रिएक्शन बैलेंस करके दे दी, वो रिएक्शन थी कि आयरन व्हेन रिएक्टेड विद द H2O। ओके, आयरन व्हेन रिएक्टेड विद द H2O, सो Fe when reacted with the H2O, it will give Fe3O4 and hydrogen। तो ये जो रिएक्शन आपने देखी है, इट इज नॉट बैलेंस्ड रिएक्शन। आयरन में रिएक्टेड विद द H2O, इट विल गिव आयरन सेकंड, आयरन थर्ड ऑक्साइड एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम रिएक्टेंट के क्या करेंगे, थोड़े स्टेट लिखेंगे। तो आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में है, H2O जो है लिक्विड फॉर्म में है, तो हम इसका स्टेट लिखेंगे सॉलिड और लिक्विड, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे आयरन ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, और H2 जो है वो गैस फॉर्म में। ठीक है, तो H2 जो है, ध्यान से देखो, H2 जो है वो यहाँ से निकल के जा रहा है, तो मैं ये अपवर्ड डायरेक्शन भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो फॉर evolution of gas use upward direction arrow। अगर आपको प्रोडक्ट साइड में गैस इवॉल्व हो रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन का एरो यूज करना है, ऐसे वाला। ठीक है, तो जनरली हम प्रोडक्ट अगर गैसेस है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन का एरो यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो बात को समझो। ठीक है, अभी ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी मुझे लिखने हैं। एक्चुअली इट इज राइट रिएक्शन, 3 आयरन 4H2, तो यहाँ पे भी 4H2। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे सॉलिड लिखना है, लिक्विड लिखना है। ठीक है, यहाँ पे भी सॉलिड लिखना है, यहाँ पे भी लिक्विड लिखना है। ठीक है, और इस रिएक्शन को हीट लग रही है ना, इस रिएक्शन को हीट लग रही है। तो आयरन में रिएक्टेड विद द वाटर, लिक्विड फॉर्म में है वाटर, आयरन में रिएक्टेड विद द, सॉरी इट इज एक्चुअली गैस फॉर्म, आयरन में रिएक्टेड विद द गैस, गलती से लिक्विड लिख दिया मैंने, लेकिन आयरन में रिएक्टेड विद द वेपर फॉर्म।
ठीक है, व्हेन वेपर फॉर्म ऑफ वाटर, तो यहाँ पे आपको और एक सिंबल ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पे एरो के ऊपर जो है वो हीट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल मेरे पास ऐसा है कि CO2 गैस व्हेन कंबाइन विद द H2 गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर यहाँ पे गैस लिखूं मैं, व्हेन कंबाइन विद द H2 गैस। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड है और H2 गैस है। उसके बाद आपको एरो लिखना है, ये वाला एरो। ठीक है, और एरो के ऊपर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 ATM। तो प्रेशर के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो होती है ATM। प्रेशर के लिए आप टर्म यूज करते हो ATM। सो 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऐसा बताया जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कंबाइन किया जाएगा तो आपको जो है वो CH3OH, दैट इज CH3OH मिथेनॉल या फिर मिथिल अल्कोहल मिलेगा। तो देखो ये रिएक्शन हमें मोर इंफॉर्मेटिव मिल गई। ठीक है, और मिथिल अल्कोहल जो है इसका स्टेट क्या है, तो इसका स्टेट है लिक्विड। बात को समझ रहे हो कि अगर केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव बनानी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है कि पहले तो स्टेट लिखना होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्टेट गैस है, H2 का गैस स्टेट लिक्विड है, सॉरी गैस है, और मिथिल अल्कोहल जो है उसका स्टेट लिक्विड है। और ये रिएक्शन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रही है, इसलिए एरो के ऊपर हमने लिख दिया 300 एटमॉस्फेयर। राइट, तो चलो और एक रिएक्शन लिख लेते हैं हम, जिसमें हमें क्या करना है कि रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें कौन से उसमें कंपोनेंट ऐड करने हैं। ठीक है, तो 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ही मैं लिख रहा हूं कि 6CO2 प्लस 12H2O when it both react in presence of sunlight and chlorophyll, in presence of sunlight, right, sunlight, and ये रिएक्शन हो कहाँ रही है, ये रिएक्शन क्लोरोफिल में हो रही है। ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, क्लोरोफिल में। तो ये देती है ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6 प्लस O2। ऑक्सीजन भी इस रिएक्शन से आपको मिलता है, प्लस O2 एंड ऑल्सो गिव्स H2O, प्लस O2 एंड ऑल्सो गिव्स H2O, 6H2O। और O2 जो है वो आपको कितने मिल रहे हैं, O2 जो है वो 6 मिल रहे हैं, तो 6O2। ठीक है, तो इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सो कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन combine with the water molecule it will gives glucose, right, it will give glucose along with the oxygen, along with the oxygen। तो स्टेट्स लिखो यहाँ पे, कौन से स्टेट है, देखो कि ये CO2 जो है वो एक्वियस स्टेट में है, एक्वियस। ठीक है, एक्वियस का मतलब बच्चों क्या होता है कि पानी में डिसॉल्व है, CO2 इज डिसॉल्व इन द वाटर, सो CO2 इज एक्वियस, राइट। उसके बाद सनलाइट, तो ये रिएक्शन होने के लिए सनलाइट चाहिए, विदाउट सनलाइट ये रिएक्शन होती नहीं है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो प्लांट के होते हैं उसमें ये रिएक्शन हो रही है, तो दिस थिंग विल गिव अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल रिएक्शन। ओके, इट विल गिव ग्लूकोज, क्या दे रही है, ग्लूकोज प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ग्लूकोज का भी स्टेट कौन सा है, ग्लूकोज जो है वो आपको मिलेगा एक्वियस कंडीशन में, एक्वियस कंडीशन में, और O2 जो है वो आपको मिलेगा गैसेस कंडीशन में, और यहाँ पे H2 लिक्विड है। ओके, तो H2 जो लिक्विड है ये आपको समझना है कि H2 इज द ऑलवेज लिक्विड फॉर दिस वन। ठीक है, तो इन तीन रिएक्शन में हमने ये देखा कि कैसे हमने रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाया। ठीक है, तो सेकेंड रिएक्शन में हमने प्रेशर जो है वो लिखा है एरो के ऊपर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्ड रिएक्शन में हमने क्या लिखा है, ये जो रिएक्शन हो रही है ये क्लोरोफिल में हो रही है और सनलाइट के माध्यम से हो रही है। तो ये थर्ड वाली रिएक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है बच्चों, है ना।
हमने प्लांट में देखी थी ये रिएक्शन, इट इज द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स में ये रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन दे रहा है। हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, और पानी के साथ वो रिएक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिन में, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और कहाँ पे, क्लोरोफिल्स में, ओके, तो क्लोरोफिल आल्सो इम्पोर्टेंट दैट इंफॉर्मेटिव पार्ट, ओके, तो क्लोरोफिल लिखना है आपको एरो के नीचे, और प्रोडक्ट दे रहा है ग्लूकोज विच इज नथिंग बट द C6H12O6 प्लस वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो गैस इवॉल्व हो रहा है और H2O भी मिल रहा है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज अबाउट द केमिकल रिएक्शन। और एक लिख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज इन आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो, जो केमिकल रिएक्शंस जो होती है उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्यों कहा जाता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। चलो मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ, क्या क्या आपको रिएक्शन इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए लिखना होता है, ठीक है। तो चलो, आपको लिखना होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर आपका रिएक्टेंट सॉलिड है तो सॉलिड के लिए S सिंबल, आपका रिएक्टेंट लिक्विड है तो लिक्विड के लिए ये वाला, एंड इफ योर रिएक्टेंट इज अ गैस देन यू शुड हैव टू यूज द वर्ड गैस। तो इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है ऐसे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और द सबस्क्रिप्ट जो आपका एलिमेंट होगा उसके नीचे लिखना है। मान लो कि हमारे पास CO है ना, तो CO के यहाँ पे नीचे आप लिखोगे गैस, ओके, उसमें आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, तो उसमें भी नीचे आप क्या लिखोगे, ऐसे नीचे लिखना है आपको, राइट, ओके। देन और एक चीज आपको कौन सी लिखनी है कि प्रेशर, प्रेशर। सो प्रेशर के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, आप P यूज कर सकते हो, और उसके लिए यूनिट कौन सा यूज करोगे, यूनिट आप ATM यूज कर सकते हो। प्रेशर के लिए P और यूनिट ATM, ठीक है। उसके बाद आपको टेम्परेचर भी मेंशन करना है। अगर आपको टेम्परेचर पता है तो आप यूज कर सकते हो द वर्ड TEMP, टेम्परेचर के लिए आप यूज कर सकते हो वर्ड टेम्परेचर, TEMP, ठीक है। आप एरो के ऊपर कैटलिस्ट भी लिख सकते हो, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाउ टू राइट द केमिकल रिएक्शन। चलो, और एक रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि पोटेशियम क्लोराइड KClO3, पोटेशियम क्लोराइड को अगर आप हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, it will give KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ओके, एंड थ्राइस O2। तो ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, KCl सॉलिड फॉर्म में है, और KClO3 सॉलिड फॉर्म में है। सो ट्वाइस KClO3 will use twice KCl plus thrice O2. The chemical reaction twice KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड को अगर आप हीट करते हो तो स्टूडेंट हीट के लिए सिंबल जो है ना आपको ट्रायंगल यूज करना है और वो एरो के ऊपर लिखना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है। तो व्हेन पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड, सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, अगर इसके प्रेजेंस में आप पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हो तो KCl देगा और O2 देगा। तो कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट जो कि मैंने आपको बताया कि नॉट टेक अ पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, तो देखो MnO2 का कोई भी एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में है नहीं, प्रोडक्ट साइड में है नहीं, तो यहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो मैंगनीज का ऑक्साइड यूज किया गया है MnO2। तो कभी कभी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट भी लिखना जरूरी होता है, राइट। तो यहाँ पे स्टेट भी लिख दी, स्टेट भी लिख दी, ओके। तो पोटेशियम क्लोराइड को अगर आप हीट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 यू विल ऑब्टेन KCl एंड H2O। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक रिएक्शन जो है वो पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन है, इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या मतलब होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ओके, ठीक है। तो चलो और एक
मीथेन गैस को CH4, इसका नाम है मीथेन, अगर हम मीथेन गैस को हीट करते हैं तो एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो कंबाइन होकर CO2 गैस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और वहां पे और एक रिएजेंट मिलेगा प्रोडक्ट में H2O, और रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो देखो व्हेन मीथेन गैस, ये जो है वो गैस फॉर्म में है, तो व्हेन मीथेन गैस इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एरो के ऊपर हमने हीट का सिंबल लगा दिया, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे आपको गैस लिखना है, यहाँ पे आपको लिक्विड, इट विल फॉर्म H2O, तो यहाँ पे भी आपको गैस लिखना है, एंड एनर्जी इज रिलीज इन दिस रिएक्शन। तो आप इसके नीचे लिखो मीथेन, इसके नीचे लिखो ऑक्सीजन, इसके नीचे लिखो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप इसको इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करोगे, तो देखो कितने ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे ट्वाइस H2 लगाना पड़ेगा, तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो बैलेंस रिएक्शन कैसे करनी है मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है। ठीक है, तो देखो CH4 when reacted with O2, CH4 that is methane gas when reacted with the oxygen, it will give carbon dioxide plus water and large amount of energy is produced। तो ये सभी रिएक्शन के साथ में आपको आनी चाहिए, और जब आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हो बच्चों, तो आपको ये रिएक्शन का स्टेटमेंट भी लिखना आना जरूरी है। तो कैसा स्टेटमेंट है, देखो कि व्हेन केमिकल रिएक्शन, व्हेन मीथेन इज रिएक्टेड और ऑन कंबशन ऑफ मीथेन, हम यहाँ पे हीट कर रहे हैं ना, और ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो एयर से मिल रहा है, एयर से, तो ये एक कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो व्हेन मीथेन इज हीटेड in presence of air, when methane is heated in presence of air, it will give carbon dioxide, H2O and produce large amount of energy। तो ये जो large amount of energy जो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में आपको दिख रही है, तो ये एनर्जी यहाँ पे इस रिएक्शन में जनरेट हो रही है। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन में एनर्जी जनरेट होती है, रिलीज होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन में एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट साइड में आपको मिल रही है, तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे केमिकल रिएक्शन जो है वो मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ओके, ठीक है, आप बहुत सारे रेफरेंस बुक्स आपके पास होंगे, तो उस रेफरेंस बुक से आप बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चूज कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन से जो प्रेशर, टेम्परेचर, पर्टिकुलर कैटलिस्ट, कौन से रिएक्शंस उनके लिए यूज किया गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।